नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। नवरात्रों के शुरू होते ही धर्मनगरी हरिद्वार के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। मां मनसा देवी के दर्शन करने के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। तो वहीं शिवालिक पर्वत पर विराजमान मां मनसा देवी के दर्शन करने के लिए भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। मान्यता है कि महिषासुर का वध करने के बाद मां मनसा देवी भक्तों की मुराद पूरी करने के लिए शिवालिक पर्वत पर ही विराजमान हो गई थी। वहीं भक्तों में माता के दर्शन के लिए भारी उत्साह भी देखा जा रहा है। नवरात्र के पहले दिन सब भक्त लोग बहुत अपनी सरदार भक्ति के साथ माँ के चरणों में आते हैं और बढ़िया बढ़िया मिठाई और फलों द्वारा, फूल मालाओं द्वारा माँ का श्रृंगार करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं और अपनी मनोकामना के लिए अरदास करते हैं। माँ भगवती उनकी मनोकामनाओं को पूरी करती है और सब भक्तों का कल्याण करती है। भारी भीड़ उमड़ती हुई नजर आ रही है। भारी संख्या में भक्त मां मनसा देवी के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। इस मंदिर को लेकर, मान्यता को लेकर भी भक्तों का कहना है कि यहां पर माता भक्तों की सभी मुरादों को पूरी करती हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ हरिद्वार से संवाददाता विकास चौहान लाइव जुड़ चुके हैं। जी विकास, मनसा देवी के मंदिर की यदि बात की जाए तो जिस तरह से भारी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं, क्या कुछ नजारा नवरात्रों के दिनों में आपको देखने को मिल रहा है? बड़े मंदिर हैं, पौराणिक मंदिर हैं, उनमें से एक माँ मनसा देवी का मंदिर भी है, माँ चंडी देवी। और इस समय हम खड़े हैं माँ माया देवी मंदिर, जिसकी मान्यता ये है कि जो माता सती हैं, जब भगवान शिव उनको लेकर पूरे विश्व में भ्रमण कर रहे थे, तो जो उनका जो विष्णु के जो द्वारा जो माता का जो शरीर के जो टुकड़े यहाँ पर किए गए ताकि शिव को उनसे विमुक्ति मिल सके, तो उस दौरान जो माता का हृदय और माता का जो नाभि स्थल है वो हरिद्वार के इसी स्थान पर गिरा था, जहाँ पर आज माया देवी मंदिर है। और ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में जो भी मनोकामनाएं मांगी जाती हैं वो माँ जरूर पूरा करती हैं। और 51 शक्तिपीठों में इस मंदिर की मान्यता है। जिस तरह से माया देवी मंदिर की मान्यता है, वैसे ही माँ मनसा देवी की भी अपनी मान्यता है कि वहाँ पर जो भी भक्त उन माँ से अपनी पूरी मनोकामनाओं के मानता है, मन से मानता है, तो माँ मन ही मन में उसकी मनोकामनाएं सुनकर उसको पूरा करती है। तो कह सकते हैं कि धर्मनगरी हरिद्वार में जिस तरह से चैत्र नवरात्र का आज पहला दिन है, जहाँ वहाँ शैलपुत्री की आज पूजा होनी है, नव वर्ष, हिंदू और सनातन धर्म का नव वर्ष भी आज मनाया जा रहा है। तो कह सकते हैं हर घर में आज इसको बड़े उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जहाँ घटों की स्थापना हर घर में की गई है, वहीं मंदिरों को विशेष तौर पर सजाया गया है। जहाँ आज सुबह तड़के से ही 4 बजे से लगभग मंदिरों में जो श्रद्धालु हैं उनकी यहाँ पर कतारें देखी जा सकती हैं। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से मां मनसा देवी के साथ ही साथ माया देवी के मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। 9 दिनों के नवरात्रों की बात करें तो नए संवत्सर की भी शुरुआत चैत्र के नवरात्रों से होती है। अलग अलग दिनों के लिए क्या कुछ खास इंतजाम है? क्या खास इंतजाम मंदिर के द्वारा किए जाते हैं? देखिए, जहाँ आप इस समय खड़े हैं माँ माया देवी मंदिर में, तो इसकी विशेषता यह रहती है पूरे 9 दिनों में अलग अलग श्रृंगार माँ का किया जाता है। हर दिन माँ के अलग फूलों के साथ उसका श्रृंगार किया जाता है। साथ ही साथ जो शाम को आरती होती है उसमें अलग अलग जो फूल हैं उनसे के साथ साथ जो फल हैं उनकी अलग अलग दिनों में अलग अलग फलों से माँ का श्रृंगार यहाँ पर किया जाता है। विशेष पूजा यहाँ पर लगातार 9 दिनों में की जाती है। तो कह सकते हैं कि, और साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा कि माया देवी मंदिर जो है वो हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी है, क्योंकि हरिद्वार को माया देवी मंदिर के नाम से ही माया नगरी भी यहाँ पर कहा जाता है। तो हरिद्वार के जितने भी स्थानीय निवासी हैं वो अपने दिन की ज़्यादातर शुरुआत माँ के दर्शनों के बाद यहाँ पर करते हैं। तो इसकी मान्यता बहुत अलग है और कह सकते हैं कि जिस तरह से नवरात्रों में ये विशेष और यहाँ पर बन जाती है, जो विशेषता है माँ के दर्शन से जो मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं माँ के केवल मन में बात कहने मात्र से ही। तो कह सकते हैं बिल्कुल जो सुबह से लाइन यहाँ पर लगी है भक्तों की, सभी में बड़ा उत्साह है, बड़ी माँ को लेकर
अपनी अपनी जो मनोकामनाएं वो माँ के सामने यहाँ पर कहने लोग आ रहे हैं। जी बिल्कुल। अलग अलग जगहों से पर्यटकों की बात करें या श्रद्धालुओं की बात करें तो कहाँ कहाँ से लोग आते हैं हरिद्वार में दर्शन करने के लिए, क्योंकि स्पिरिचुअल टूरिज्म को लेकर जिस तरह से सरकार के द्वारा काम किया जा रहा है, नवरात्रों में भी क्या कुछ विशेष इंतजाम किए गए हैं प्रशासन के द्वारा? जी बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ पर हरिद्वार की विशेष तौर पर बात करें, क्योंकि एक दिन पहले ही जो सोमवती अमावस्या का स्नान यहाँ पर हुआ है, तो जिसमें जहाँ दिल्ली, एनसीआर और जो हरियाणा के तमाम लोग यहाँ पर आए थे और जो बड़ी बड़ी संख्या में लोगों का यहाँ पर गंगा स्नान को लेकर भारी भीड़ देखने को मिली थी। वहीं जिस तरह से आज नवरात्र का पहला दिन है, नया साल है, तो कह सकते हैं न केवल एनसीआर दिल्ली के आसपास के लोग बल्कि बंगाल से भी लोग यहाँ पर देखे जा सकते हैं, और साथ ही साथ राजस्थान और मुंबई तक के लोग यहाँ पर इस समय माता के दर्शनों के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। तो कह सकते हैं पूरे भारतवर्ष से जो सनातन प्रेमी हैं वो यहाँ पर दर्शन के लिए आ रहे हैं। जो उत्तराखंड एक आध्यात्मिक रूप से यहाँ पर अपनी एक पहचान बना रहा है, क्योंकि अगले महीने से जिस तरह से 4 जो धाम हैं उनकी यात्रा भी यहाँ पर शुरू हो जाएगी, जिसको लेकर जो प्रशासन है, उत्तराखंड शासन है, वो उसने भी अपनी तैयारियां यहाँ पर शुरू कर दी हैं। जी बिल्कुल विकास, इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। खबर डोईवाला से सामने आ रही है, जहां 11 अप्रैल को ऋषिकेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा रहेगा। आपको बता दें कि पीएम मोदी बीजेपी के प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी जनसभा करेंगे, जिसको सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, हरिद्वार लोकसभा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत और बीजेपी के ऋषिकेश जिला महामंत्री, पूर्व दर्जा राज्य मंत्री, गढ़वाली फिल्मों के हास्य कलाकार धन्ना भाई के साथ ही साथ सभी नेताओं ने कमर कस ली है। अच्छी खबर जनसभा है, वो ऐतिहासिक जनसभा होगी। लोग उनको सुनने के लिए हमेशा आते हैं और उत्तराखंड से उनका जो लगाव है हर उत्तराखंड वासी जानता है। और ऋषिकेश में 11 तारीख को उनका आगमन बहुत ही हमारे लिए शुभ है, उत्सव है। उस दिन मैं सबको आमंत्रित भी करता हूँ, आइए और उनकी जनसभा को सुनिए। 400 पार का नारा, हाँ आपकी बार बिल्कुल 400 पार और ऐतिहासिक जीत होगी यहाँ से हरिद्वार लोकसभा सुनने के लिए। क्षेत्र की जनता पलक पावड़े बिछाकर तैयारी कर रही है और पहली बार ऋषिकेश में किसी चुनाव रैली को माननीय प्रधानमंत्री जी संबोधित करेंगे। एक ऐतिहासिक रैली होगी और प्रधानमंत्री जी के इस संबोधन के बाद उत्तराखंड में बहुत भयंकर तरीके से लोगों में का है और 400 पार रहेगा, 500 भी जा सकता है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ सब जगह और लोगों के अंदर मोदी जी का बहुत क्रेज है। यहाँ पे त्रिवेंद्र रावत जी का बहुत बढ़िया है, क्योंकि उनका बिहार भी अच्छा है और उधर ओडिशा में बलरानी जी भी बहुत बढ़िया कर रहे हैं। तो हर जगह है, रानी जी है वो है, पूरे 5 सीटें आ रही है यहाँ उत्तराखंड। और इसके बाद देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का उत्तराखंड दौरा तय। 13 अप्रैल को हल्द्वानी में करेंगे चुनावी जनसभा। 14 अप्रैल को श्रीनगर और रुड़की का करेंगे दौरा। चुनाव प्रचार के साथ जनसभा को भी करेंगे संबोधित। 13 अप्रैल को हल्द्वानी में करेंगे चुनावी जनसभा। 14 अप्रैल को हरिद्वार में जनसभा को करेंगे संबोधित। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का उत्तराखंड दौरा तय। 13 अप्रैल को हल्द्वानी में चुनावी जनसभा में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 14 अप्रैल को श्रीनगर और रुड़की का करेंगे दौरा। चुनाव प्रचार के साथ जनसभा को भी करेंगे संबोधित। तो बीजेपी लोकसभा प्रत्याशियों के पक्ष में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश कहीं पर भी कोई कसर छोड़ने की तैयारी में दिखाई नहीं दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जहां प्रतिदिन 3 जिलों का दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं, जहां पर हल्द्वानी के साथ ही साथ अलग अलग जगहों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्रीनगर और रुड़की में भी दौरा और जनसभा करते हुए नजर आएंगे।
और इसके बाद बात करते हैं अगली खबर को लेकर। बीजेपी उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए अपनी रणनीतियों पर काम करने में जुटी हुई है। लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारक एक के बाद एक दौरे कर रहे हैं। आपको बता दें कि सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी 5 सीटों के प्रत्याशियों के पक्ष में डेली चुनावी जनसभा कर रहे हैं। तो वहीं पीएम मोदी एक बार फिर से उत्तराखंड का दौरा कर चुके हैं, जबकि 11 अप्रैल को पीएम दोबारा ऋषिकेश का दौरा करने के लिए पहुंच रहे हैं। जेपी नड्डा भी उत्तराखंड का दौरा कर चुके हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का भी उत्तराखंड दौरा तय हो चुका है, जिसमें 13 अप्रैल को हल्द्वानी में चुनावी जनसभा करेंगे। तो वहीं 14 अप्रैल को श्रीनगर और रुड़की के दौरे कर चुनावी हुंकार भरेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और इसी खबर पर हमारे साथ देहरादून से संवाददाता अभय कैतुरा लाइव जुड़ चुके हैं। जी अभय, जिस तरह से प्रधानमंत्री के साथ ही साथ 11 अप्रैल के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी उत्तराखंड का दौरा तय है, क्या कुछ माहौल आप देख पा रहे हैं उत्तराखंड में? बिल्कुल, इस समय उत्तराखंड में जो चुनावी माहौल है वो अन्य दलों की तुलना में बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ यहाँ पर ज्यादा नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी के जो स्टार प्रचारक हैं वो तो अपनी चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं, साथ ही प्रदेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी धुआंधार प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। रोजाना 3 से 4 विधानसभाओं को कवर कर रहे हैं, चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जनता का जो मत प्रतिशत है वो इस चुनाव में बढ़ सके, बीजेपी के पक्ष में वो मतदान यहाँ पर हो सके, उसके लिए लगातार प्रयास यहाँ पर बीजेपी कर रही है। बीजेपी के जो स्थानीय विधायक हैं, जो प्रदेश पदाधिकारी हैं, उन सभी की जिम्मेदारी पार्टी की तरफ से तय कर दी गई है ताकि इस चुनाव में बीजेपी बड़ी जीत हासिल कर सके। पार्टी के जो 5 प्रत्याशी हैं वो पूरे प्रदेश में 25 लाख मतों से ज्यादा से जीतने का रिकॉर्ड यहाँ पर बना सके, यानी हर लोकसभा सीट पर 5 लाख से ज्यादा मतों से जीतने का बीजेपी ने रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य यहाँ पर रखा है, ताकि बड़ी जीत के साथ साथ उत्तराखंड से बड़ा संदेश भी देश के दूसरे राज्यों में जा सके और बता सके कि बीजेपी का संगठन किस प्रकार से चुनाव के लिए काम करता है। अभी ये कह सकते हैं कि स्टार प्रचारकों की जो आने वाले दिनों में जो चुनाव के जो दौरे उत्तराखंड में होने, उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा तय हो चुका है। 13 अप्रैल को हल्द्वानी में वो आएंगे, चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और नैनीताल उधम सिंह नगर की जो लोकसभा सीट है वहां पर पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील वहां से करेंगे। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ के जो प्रत्याशी है अजय टमटा, वो भी इस दौरान उनके साथ वहां पर मंच पर रहेंगे और उनके लिए भी मतदान की अपील करने की बात यहाँ पे करेंगे। इसके बाद उनका 14 अप्रैल का जो दौरा है उसमें आप श्रीनगर गढ़वाल में उनके एक चुनावी जनसभा को होगी, उसका रुड़की में भी उनके एक चुनावी जनसभा होंगी और यहाँ पर हरिद्वार के जो प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में मतदान करने की अपील यहाँ पर करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि इसके अलावा ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अप्रैल को उत्तराखंड में आ रहे हैं। ऋषिकेश के आईडीपीएल मैदान में उनकी चुनावी जनसभा होगी और गढ़वाल मंडल की तीनों लोकसभा सीटों पर वो जनता से अपील करेंगे और पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान के लिए कहा जाएगा, उनसे अपील भी की जाएगी, समर्थन मांगा जाएगा। इसके अलावा स्मृति ईरानी जो केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, वो भी यहाँ पर उनके दौरे भी तय हो रहे हैं और गृह मंत्री अमित शाह का दौरा भी कह सकते हैं कि सप्ताह भर के भीतर में उत्तराखंड में होने वाला है और इस दौरान उनकी तरफ से एक पौड़ी लोकसभा सीट पर चुनावी जनसभा को संबोधित किया जाएगा और दूसरी एक हरिद्वार या देहरादून में से किसी एक स्थान पर उनकी चुनावी जनसभा यहाँ पर होगी। कोशिश यही है बीजेपी की कि इन 5 लोकसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल की जा सके और विपक्ष को बड़ी मात यहाँ पर दी जा सके, जबकि विपक्ष की तरफ से कहीं पर कोई ऐसा चुनाव प्रचार या धुआंधार चुनाव प्रचार देखने को नहीं मिल पा रहा है। अभी पार्टी के ये कह सकते हैं कि कोई बड़े स्टार प्रचारक उत्तराखंड भी नहीं आए हैं, पार्टी की जो प्रदेश प्रभारी कुमार सलजा वो भी नहीं उत्तराखंड पहुंचे। तो ये समझा जा सकता है कि विपक्ष इस समय खड़ा खामोशी के साथ या धीमी रफ्तार से अपना चुनाव प्रचार यहाँ पर कर रहा है, लेकिन बीजेपी जो सत्ताधारी दल है उसका चुनाव प्रचार इस समय सब दलों से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से आपने तमाम रूपरेखा भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों को लेकर दी है, प्रधानमंत्री की रैली को लेकर जिस तरह से तैयारी की जा रही है और मुख्यमंत्री का खुद कहना है कि उत्सव के रूप में उत्तराखंड की जनता प्रधानमंत्री का इंतजार कर रही है, क्या कुछ विशेष तैयारियां हैं और साथ ही साथ प्रधानमंत्री जिस तरह से दूसरी बार उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को कितनी आसानी होगी अपनी 5 की 5 सीटें निकालने में? बिल्कुल, ये समझा जा सकता है कि विपक्ष की जो धीमी जो रफ्तार अभी तक देखने को मिली है, उस धीमी रफ्तार का सीधा लाभ बीजेपी को यहाँ पर मिल रहा है। बीजेपी कोशिश कर रही है कि 5 लोकसभा सीटों पर जीत की हैट्रिक तो हो,
लेकिन जीत की हैट्रिक इस रूप में हो कि जो रिकॉर्ड अभी तक नहीं बने हैं जीत के, वो रिकॉर्ड यहाँ पर स्थापित किया जा सके। और उसके लिए बीजेपी ने माइक्रो लेवल पर अपनी जो रणनीति है उस रणनीति को बनाने का काम यहाँ पर किया है। मैदानी क्षेत्रों में खासतौर पर बीजेपी ने जो पोलिंग जो बूथ है उन पोलिंग बूथों पर अपने जो संगठन है उस संगठन को मजबूत करने का काम किया और हर पोलिंग बूथ पर 30% वोट ज्यादा पिछले बार की तुलना में ज्यादा डालने का लक्ष्य यहाँ पर बीजेपी ने रखा है। उससे जनता से अपील वहां पर कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पर मतदान करने के लिए आए और ये बढ़ा हुआ मतदान बीजेपी के पक्ष में हो। पहाड़ी क्षेत्रों में भी इसी प्रकार से बीजेपी ने हर पोलिंग बूथ पर 10% बढ़े हुए मतों का लक्ष्य यहाँ पर रखा है और उसके लिए बाकायदा पार्टी के जो प्रदेश पदाधिकारी हैं या पार्टी के जो विधायक है, मंत्री या सांसद है, उन सभी की जिम्मेदारी यहाँ पर तय कर दी गई है ताकि किसी भी स्तर पर चुनाव की रणनीति में कोई चूक ना हो, कहीं पर कोई कमजोरी ना रहे और इसका सीधा तौर पर यह समझा जा सके कि बीजेपी ने अपना जो चुनावी रणनीति है उसका काम को अंजाम देने का काम किया ताकि इस बार हर लोकसभा सीट को बीजेपी 5 लाख मतों से यहाँ पर जीतने का रिकॉर्ड बना सके। जी बिल्कुल अभय, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। खबर देहरादून से सामने आ रही है, जहां टिहरी बीजेपी के प्रत्याशी मालाराज लक्ष्मी शाह के समर्थन में राजधानी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री वीके सिंह ने हिस्सा लिया और सैनिक कल्याण मंत्री भी मौके पर मौजूद रहे। आपको बता दें कि केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री वीके सिंह का कहना है कि केंद्र सरकार ने जिस तरह से विभिन्न क्षेत्रों में काम किया है, इसमें आम लोगों में बीजेपी के प्रति विश्वास बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। तो वहीं सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी जीत हासिल करेंगे। फीडबैक बहुत उत्तम है, प्रचार प्रसार अच्छा चल रहा है और जो हमारा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम और लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं ताकि लक्ष्य की प्राप्ति से भी ज्यादा अच्छा रिजल्ट। खबर देहरादून से, जहां एक धमाके जैसी आवाज से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस के द्वारा जांच में पता चला है कि देहरादून के आसपास के क्षेत्र में जो आवाज सुनाई दी वह सुपरसोनिक बूम है। दरअसल उत्तराखंड के चिंस्याली सोड़ में वायु सेवा का युद्ध अभ्यास जारी है, जिसमें वायु सेवा के कई जहाज युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। एसएसपी दून ने पूरे मामले की जानकारी दी है। आज कंट्रोल रूम में विभिन्न माध्यमों से लगातार पब्लिक के द्वारा शिकायत दी गई कि उनके द्वारा एक अपने एरिया में ब्लास्ट की आवाज़ सुनाई दी है और चूँकि लगातार ये विभिन्न थाना क्षेत्रों से, खासकर जो हमारा आईएमए का क्षेत्र है, खराई है, सेलाकोई, ऐसे क्षेत्रों से ज़्यादा व्यक्तियों की कॉल है। इसको देखते हुए तत्काल सभी टीमों को अलर्ट किया गया और जिन लोगों द्वारा सूचना दी गई थी उनसे व्यक्तिगत रूप से बात करके घटनाक्रम को समझा गया। तो पता चला कि उनके द्वारा बताया गया कि उन्होंने कहीं कोई ब्लास्ट होते नहीं देखा, जबकि एक ऐसी आवाज़ उनको लगी जो आसमान से या कहीं ऊपर से आई थी और जिसके कारण शीशे दरवाजे भी उनके कुछ उसमें हिल गए थे। इसको देखते हुए गंभीरता में समस्त थाना क्षेत्र में चेकिंग अभियान, लोगों से जानकारी मौके पर जाकर की गई। तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि कहीं भी कोई ऐसी घटना ज़मीन पर ऐसी कोई घटित नहीं हुई, लेकिन हाँ एक बहुत तेज़ आवाज़ सुनाई दी जो करीब 10 से 15 किलोमीटर के इलाके में पहुंची थी। इसके बाद जो हमारी विभिन्न एजेंसियां, चाहे हमारे यहाँ पर आईएमए हो, चाहे अन्य एरिया से, सभी से हमने कोऑर्डिनेशन करके जानकारी करी इसमें कि क्या पता कि कहीं की कोई ट्रेनिंग चल रहा हो, उसके कारण ऐसी कोई घटना या ऐसी कोई बात हुई हो। तो समस्त जानकारी के उपरांत ये पता चला कि जो एक फाइटर प्लेन जो जब तेज़ स्पीड पे चलते हैं और किसी रिहर्सल में जाते हैं तो जो सुपरसोनिक बूम करके एक आवाज़, जो उससे तेज़ आवाज़ निकलती है, उसके कारण ऐसी घटना हो सकती है। बाबा तरसेम की हत्या में वांछित अमरजीत सिंह उर्फ बिट्टू पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है। थाना भगवानपुर क्षेत्र में देर रात पुलिस की कार्रवाई में आरोपी को गोली लगी थी। आपको बता दें कि भगवानपुर क्षेत्र में चेकिंग अभियान के दौरान मोटरसाइकिल सवार 2 संदिग्ध व्यक्तियों को पुलिस ने फायरिंग की, जिसके बाद मुठभेड़ में अमर सिंह की मौत बताई जा रही है। तो बाबा तरसेम को मिला न्याय। चेकिंग के दौरान
हुई मुठभेड़ चेकिंग अभियान के दौरान मुठभेड़ में वांछित अमरजीत सिंह की मौत बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि 2 संदिग्धों की पुलिस के द्वारा मुठभेड़ के दौरान गोली लगी, जिसमें आरोपी अमरजीत सिंह को पुलिस के द्वारा ढेर बताया गया है। इस मुठभेड़ के दौरान चेकिंग अभियान में अमरजीत सिंह को पुलिस की गोली लगी, जिसके आधार पर मुठभेड़ में अमरजीत सिंह को ढेर बताया गया है और उसके बाद पुलिस ने गिरफ्तारी की है। बाबा तरसेम को मिला न्याय, आरोपी मुठभेड़ में हुआ ढेर। ये काफी समय से उत्तराखंड की पुलिस जो है इसमें अभियुक्त के पीछे लगी हुई थी, क्योंकि इसकी पहचान और पता सब मालूम चल चुका था। तो पुलिस का बराबर दबाव था इन पर। इनके जो होम एड्रेस है, इनके जो रिश्तेदार नातेदार हैं, सब जगह पुलिस लगातार उस पर दबाव डाल देते, जिस पर अभी जो वहाँ की लोकल पुलिस है उनके साथ टाई अप करके हमारे उत्तराखंड एसटीएफ के द्वारा एक सूचना प्राप्त हुई कि रात में इस तरह से ये संदिग्ध बदमाश जो है इस तरफ जो है भागने का प्रयास कर रहे हैं बाइक से। 2 जने हैं। तो इस सूचना पर जो है तुरंत जैसे ही हमारे उत्तराखंड पुलिस को मिली, यहाँ भगवानपुर और हरिद्वार, साथ ही कुमाऊं के एसटीएफ और देहरादून की एसटीएफ। पर हमारे साथ हरिद्वार से संवाददाता विकास चौहान लाइव जुड़ चुके हैं। जी विकास, जिस तरह से अमरजीत सिंह की मौत पुलिस मुठभेड़ में बताई जा रही है, क्या कुछ पूरी जानकारी है, किस तरह से हुई मौत? जी विकास, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? शायद संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो इसी बीच आपको जानकारी दे दें कि वांछित अमरजीत सिंह की पुलिस मुठभेड़ के दौरान मौत बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि बाबा तरसेम की हत्या में शामिल था अमरजीत सिंह। 2 संदिग्धों की चेकिंग के दौरान पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस की गोली लगने पर अमरजीत सिंह को घायल बताया जा रहा है, जिसके बाद मुठभेड़ के दौरान आरोपी को गोली लगने से आरोपी ढेर हुआ और उसके बाद पुलिस ने गिरफ्तारी की है, अस्पताल में भर्ती कराया है। और हरिद्वार से संवाददाता विकास चौहान एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी विकास, जिस तरह से अमरजीत सिंह की पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने की वारदात बताई जा रही है, क्या कुछ जानकारी है, किस तरह से हुई घटना? देखिए, कल देर शाम का ये मामला है, जब भगवानपुर थाना क्षेत्र में 2 युवकों को चेकिंग के दौरान यहाँ पर रोका जाता है। उनको रुकने के लिए, चेकिंग के लिए बोला जाता है, तो कलियर की तरफ दोनों ही मोटरसाइकिल पर जो सवार हैं वो भागते हैं, जिनका पीछा करने के बाद पुलिस से उनकी मुठभेड़ होती है। मुठभेड़ में एक युवक को गोली लगती है, जिसको घायल अवस्था में हॉस्पिटल रुड़की के जिला अस्पताल में वहां पर पहुंचाया जाता है, जिसकी वहां मौत हो जाती है। हालांकि एक युवक जो फरार बताया जा रहा है, जब उसकी शिनाख्त की गई, शिनाख्त में जो घायल युवक था जिसकी बाद में मौत हुई है, वो अमरजीत उसको बताया जा रहा है, जो अमृतसर का रहने वाला है, जो कि जिस तरह से नानक मत्था में जो बाबा तरसेम की हत्या हुई थी उसमें जो वांछित था उसको उसकी पहचान हुई है। तो कह सकते हैं कि एक बड़ा हरिद्वार पुलिस और जो एसटीएफ के दौरान दोनों के साझा प्रयास से इस मुठभेड़ के बाद जिस तरह से युवक को, हालांकि अभी एक फरार बताया जा रहा है, उसको यहाँ पर मुठभेड़ में मार गिराने का काम किया गया है, तो बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगी है। हालांकि जिस तरह से चेकिंग के दौरान दोनों युवकों में से एक अभी तो फरार बताया जा रहा है, जिसकी सघन चेकिंग के यहाँ पर की जा रही है, ताकि उसको जल्द से जल्द यहाँ पर पकड़ा जा सके। जी प्रियंका। जी बिल्कुल, तो इस पूरे मामले में जिस तरह से अमरजीत सिंह मुठभेड़ के दौरान ढेर हुआ है, 2 संदिग्धों की बात की जा रही थी, दूसरे आरोपी को लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है आपको? देखिए, दूसरे जो आरोपी है, जो फरार आरोपी है, उसके दबिश के उसको लगातार दबिश पुलिस के द्वारा यहाँ पर की जा रही है आसपास के क्षेत्रों में। जिस जैसे वो कलियर की ओर यहाँ पर भगवानपुर से कलियर के रास्ते में दोनों ही फरार हुए थे, वो जो आसपास क्षेत्रों में दबिश दी जा रही है उसके जिस तरह से, हालांकि उसकी अभी जी बिल्कुल विकास, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इसी बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।